नमस्कार। पॉडकास्ट विद शरद, इसमें आपका बहुत स्वागत है। और आज इस पॉडकास्ट में हमारे जो मेहमान हैं वो एक ऐसे युवा कवि हैं जो राष्ट्रवाद की प्रखर धारा पर आगे बढ़ते हैं और प्रभु श्री राम पर केंद्रित उनकी एक कविता भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर खूब सुनाई दी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके हमारे अपने मध्य प्रदेश के हैं, राजनीतिक संबद्धता भी है उनकी, लेकिन वो वैचारिक अधिक है। वो जिस विचार से जुड़े हैं वो संघनिष्ठ सोच का प्रतिनिधित्व करता है और जाहिर तौर पर उस विचार से जुड़े हैं तो जब आवश्यकता होती है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जहां उन्हें लगता है कि उनकी कोई भूमिका है या उनकी भूमिका का चयन किया गया है तो वो बड़ी खुशी से उसमें शामिल होते हैं। मध्य प्रदेश की एक ऐसी नगरी से हैं वो जो प्रभु श्री राम की नगरी है और दुनिया में एकमात्र ऐसा भगवान श्री राम का वहाँ मंदिर है, भव्य और दिव्य, जहाँ राजा राम के तौर पर भगवान श्री राम की मान्यता है और उन्हें हर बार आरती के समय सलामी दी जाती है। तो इसीलिए उन्होंने अपने नाम के साथ बड़ी पवित्रता से ओरछा शब्द को अंत में जोड़ा है। बजाय कि उनका टाइटल क्या है, सरनेम क्या है, इसके बजाय उन्होंने ओरछा को, और पवित्र भूमि है आप और हम सब जानते हैं। तो मुलाकात करिए, मेरे साथ हैं युवा कवि सुमित ओरछा। राम सर, कैसे हैं सुमित जी आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आपका आशीर्वाद। पहले जब आपसे मुलाकात हुई थी चंद वर्षों पहले, तभी एक चमक थी और उम्र के जिस पड़ाव पर मैं भी हूँ तो जिसे कहा जाता है कि आंखें समझ जाती हैं, पढ़ लेती हैं कि हाँ ये युवक या ये लड़की या ये लड़का बहुत आगे जाएगा। आपके बारे में कुछ ऐसी ही सोच थी और ईश्वर करे मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप उस दिशा में आगे बढ़े। थोड़ा सा अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। ओरछा का मेरा जो जीवन काल का जो अनुभवी समय है वो ओरछा से ही प्रारंभ होता है। उससे पहले मैं 22 किलोमीटर दूर हमारे गांव है, पैतृक गांव, जिसमें मेरे दादा दादी रहा करते थे, वो ढिल्ला गांव कहलाता है। बड़ा पुराना गांव है। उस गांव में एक समय इंदिरा जी का आगमन हुआ, जो हाई स्कूल वहाँ घोषित कर गए, इसलिए बड़ा जिले का चर्चित गांव रहा, टीकमगढ़ जिले का ढिल्ला। और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हमारे ही परिवार से थे जी, वो स्वर्गीय श्री राम। ये तब की बात है जब निवाड़ी जिला नहीं बना। निवाड़ी तो अभी बना है, टीकमगढ़ जिला का इतिहास हुआ करता। वहाँ से हम अध्ययन के लिए गाँव में व्यवस्थाएं सीमित हुआ करती थी। तो गांव में माताजी जब ओरछा दर्शन करने आई तभी उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु स्वीकार कर लीजिए। माताजी के अनुग्रह को राघवेंद्र सरकार ने स्वीकार किया और ओरछा में हमारा अनायास, ना वहाँ पर कोई हमारा व्यापार था, ना काम था, ना नौकरी थी, सिर्फ प्रभु के चरणों में दर्शन करेंगे और बच्चे पढ़ेंगे। इस भाव से मेरे माता पिता ओरछा में हमने रहना शुरू किया और वहीं से शिक्षा दीक्षा। उस धरती का प्रताप ऐसा है, साधना की धरती है, कि जितना उसके प्रति हम समर्पित होते गए उतना उसने मुझे स्नेह दिया। एक समय ऐसा भी था कि कवि और समाज सेवी, पत्रकार को भी शामिल कर लीजिए आप इसमें, कि ये बड़े उपेक्षित जीवन के प्रतिनिधि माने जाते थे। कमाई धमाई कुछ होती नहीं, बल्कि कई बार तो ऐसे तीखे व्यंग भी सुनने को मिलते, काम के न काज के, 2.5 मन अनाज के। बिल्कुल सर। और झोले से झांकती पहचान, एक खद्दर का कुर्ता, उस पर एक झोला टंगा है। ये पारंपरिक एक कवि की छवि जो है ये 60 के दशक से चली। निराला जी के बारे में कहा जाता है, भूखे ही हाँ हुसान कर गया धरती। बिल्कुल। लेकिन कुमार विश्वास जी के परिदृश्य में आने के बाद, और उसके पहले भी, मैं नहीं कहूँगा कि उसके पहले कवि या ये कुमार विश्वास जी का ही प्रताप है कि उन्होंने सब बदल दिया, लेकिन हाँ अब कवि की छवि बहुत बदली है। अब उसके पास महंगी गाड़ियाँ हैं, उसके पास देश विदेश के आमंत्रण हैं, वो खुद चुनाव करता है किसी सितारे की तरह कि कोई बहुत ही अपीलिंग कवि सम्मेलन है या मुशायरा है तो मैं वहाँ जाऊँगा, क्योंकि भारतवंशियों की संख्या विदेशों में बहुत बड़ी संख्या में, मिडिल ईस्ट से लेकर अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया,
तो यहाँ तांता लगा ही रहता। आपने क्या फील किया जब आप इस दुनिया में प्रवेश आपने किया, तो क्या लगा आपको? सर निसंदेह हिंदी कविता की यह वाचिक परंपरा डॉक्टर कुमार विश्वास जी के ऋणी तो है कि उन्होंने उसको ग्लोरीफाई किया है, और आज वास्तव में स्थिति बदली है। लेकिन इससे कुछ दो चीज़ें अच्छी हुई हैं। एक तो क्वालिटी इम्प्रूव हुई है, जब समर्पण बढ़ा है, जब उसमें आकर्षण आया है, तो उसके प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले लोग आए। जितनी सिद्धस्तता वाणी में 50 की आयु में आती थी, आज हम देख रहे हैं 30-32 साल के वो युवा मंचों पर वही जादू, वही सिद्धस्तता के साथ काम कर रहे हैं। उनकी वाणी में वह सिद्धि आई, क्योंकि उनका समर्पण बढ़ा है, उनका परफॉर्मेंस में वो सिद्धि आई है, तो उसमें साधना भरपूर की गई है। तो वो बिल्कुल निसंदेह अच्छा एक संकेत है, क्योंकि जिस तरह से दुनिया हो भी रही है क्वालिटी बेस्ड, उसमें कभी भी पीछे नहीं है, समाज में अच्छा कर रहे हैं। ये बड़ी इनकरेजिंग बात है कि अब कभी भी पीछे नहीं है, और वो बहुत आसानी से, यानी कि अब कोई ये नहीं कह सकता कि जैसा कभी खेल के लिए कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। सर एक और इसके पीछे मैं कारण दे रहा हूँ छोटा सा, कि जिस दौर में अभिनेता आपको गुटखा खाने के लिए प्रेरित कर रहे हों, खिलाड़ी आपको ऑनलाइन जुआ खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हों, उस दौर में ये वाचिक परंपरा के कवि ही हैं। फिल्में जब आप अपने परिवार के साथ ना देखने की स्थिति में आ चुके हों, तो ये हिंदी कविता की वाचिक परंपरा है, जो अपेक्षाकृत कम लागत में 100-200 करोड़ की फिल्म और 2-3-5 लाख का कवि सम्मेलन मनोरंजन भी देती है, संस्कार भी देती है, बहुत अच्छी बात है, बहुत जीवन के मूल्य भी देती है। तो इसलिए इस क्षेत्र के प्रति लोगों की श्रद्धा भी बढ़ी है। आपका जो अब तक का सफर रहा, इस सफर में भगवान श्री राम पर केंद्रित आपकी कविता की काफ़ी चर्चा रही है, और भी आपकी कुछ कविताएं आगे बढ़ती रही हैं। लेकिन मैं ये तो नहीं पूछूंगा, क्योंकि अभी आप उस एक टेंडर एज में हैं, अभी तो बहुत कुछ क्रिएशन आना है। लेकिन फिर भी अब तक के रचना संसार की कौन सी कविता है जिसने मंच को भी लुभाया और सुमित ओरछा को भी बहुत आनंद दिया? सर कविताएं, 3 कविताओं ने मुझे प्रसिद्धि दी। 2 कविताएं कह सकता हूँ, अपराध बोध में भी कह सकता हूँ कि मैंने लिखी हैं, पर एक कविता मैंने नहीं लिखी, पर मेरे नाम से वो चर्चित हो गई देश में। वो लिखी मैंने कैसे नहीं कि मैंने प्रभु, मेरे मन में ये था कि राम जी पर मैंने कभी कुछ नहीं लिखा। मैं ओरछा में रहता हूँ, तो मुझे राम जी पर कुछ लिखना चाहिए, पर राम जी पर कौन लिख सकता है? तो मानस से ही प्रार्थना की, रामचरितमानस से, करण चाहूँ रघुपति को निगाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। प्रभु मैं करना तो चाहता हूँ, पर मेरी बुद्धि छोटी है, आप करवा दो। सर चमत्कार है, लोग विश्वास करेंगे पता नहीं, हमारे दर्शक भी। चमत्कार, जिस दिन मेरी मानस की पूरी हुई, इस संपुट के साथ मैंने रामचरितमानस पढ़ी, मैं उस दिन सोया, रात को 3:30 बजे मैं उठा हूँ, और उठने के बाद मैंने पहली पंक्ति लिखी मोबाइल में, हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम नाम की। और उसके बाद अगली पंक्ति फिर कोई ने बोल दी, फिर किसी ने बोल दी, और मैं 5:30 बजे तक एक कविता लंबी सी तैयार हो गई। उस कविता के भाव पक्ष खड़े हो गए, और अगले 1-2 दिन में उस कविता से जुड़े कुछ वो आ गए। तो सर मैंने वास्तव में कहा कि मुझे कांग्रेस के लिए कविता लिखनी है, और वो कविता भी कांग्रेस का इतिहास, पूरब से लेकर पश्चिम था सभी दिशा में राज तुम्हारा, आज़ादी मिलते ही तुमने जीत लिया था। और दिल्ली के गाजियाबाद में हिंदी भवन में वो कविता सुनाई। वहाँ से वो वीडियो इतनी पॉपुलर हुई कि वो मेरी पहचान ही बन गई। वो सबके दादा कांग्रेस, वो कविता की एक अंतर आपको सुना देता हूँ कि पूरब से लेकर पश्चिम था सभी दिशा में राज तुम्हारा, आज़ादी मिलते ही तुमने जीत लिया था भारत सारा, जिसके नेता भारत के पर्याय बताए जाते थे, राजनीति के शिखरों के अध्याय बताए जाते थे, चाहे जिसको मौना करते चाहे जिसको बड़ा किया, ऐरा गैरा तक जीता था जिसको तुमने खड़ा किया, हर घर में ही वोट तुम्हारे इसी देश में होते थे, सच कहता हूँ सबके दादा कांग्रेस में होते थे। सबके दादा, कोई नहीं कह सकता मेरे, मतलब प्रखर से प्रखर भाजपा के भी तो डॉक्टर हेडगेवार जी स्वयं थे। सच कहता हूँ सबके दादा कांग्रेस में होते थे, लेकिन वो थी कांग्रेस जो सच के संग में रहती थी, देश धर्म की सेवा रक्षा के ही रंग में रहती थी, जिसके नेता सेवा दल में रहकर सेवा करते थे, रूखा सूखा जो भी मिलता राम का लेवा करते थे, देश धर्म से उनका सागर जितना गहरा नाता था, एक बहादुर लाल से जग में देश का उन्नत माता था। और एक कंट्रोवर्शियल है, बाद में मैंने जब लिखी थी तो मुझे ऐसा सुना था, बाद में उसका वो क्लेरिफिकेशन आया कि अटल जी ने कहा किसी वीडियो में कि ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय पंक्ति लिखी थी कि एक बहादुर लाल से जग में देश का उन्नत मत, दुश्मन की छाती पर होता वार दिखाई देता था, एक देवी में दुर्गा का अवतार दिखाई देता था।
और इस कविता को बहुत लेकिन वो वोटों हर घटना को वोटों की मंडी ना तोला करते थे, नेता सारे सोच समझकर ही मुँह खोला करते थे, उगते अटल बिहारी को भी मान दिया करते थे वो, वक्त पड़े तो देश की खातिर जान दिया करते थे वो, सत्य सनातन मान विंद को नोच नहीं सकते थे वो, राम सेतु खंडित करने की सोच नहीं सकते थे वो, तुम ही थे जो एक समय पर वंदे मातरम बोले थे, तुम ही थे जो राम जन्मभूमि का ताला खोले थे, लेकिन वो फौलादी तेवर यार तुम्हारा बदल गया, लेकिन वो फौलादी तेवर यार तुम्हारा बदल गया, किरदार तुम्हारा जनता के मन को, एक पंक्ति भूल रहा हूं, जनता के मन को ना जाना अंदर जाना भूल गए। और इसी पंक्ति के बाद भारत की राजनीति में नया घटनाक्रम जुड़ा था, लेकिन जनता के मन को ना जाना अंदर जाना भूल गए, सिर्फ नमाजी बने रहे तुम मंदिर जाना भूल गए। तो वो इतनी वायरल हुई उस समय, पूरी कविता थी, बहुत लंबी कविता थी। मैं इसको बहुत इस रूप में देखता हूं कि ये आपकी संकल्पना और साहस, ये दोनों एक रचनाधर्मी व्यक्तित्व की शक्ति है कि आपने उस चुनौती को न सिर्फ स्वीकारा, और आपने इसमें ये नहीं है कि समीक्षा है एक कवि की ही नहीं, एक युवा नागरिक की भी समीक्षा है, एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की भी समीक्षा है। और सर मैंने वो नेताजी को भेजी जिन्होंने कहा था, हाँ। तो उन्होंने कहा कोई उपाय है महाराज, कवि महाराज कोई उपाय है? मैंने कहा उपाय भी है, तो 4 पंक्तियां और लिखी थी सर, वो उपाय की बड़ी इंटरेस्ट है। मैंने दावा है तुम पुनः फलक पर ताबिंदा हो सकते हो, फिर से अच्छे दिन आएंगे, फिर जिंदा हो सकते हो, देशभक्ति की अलख जगा दें, वो संचारक ले आओ, संघ प्रमुख से हाथ जोड़कर एक प्रचारक ले आओ। तो वो ये भी एक कंस्ट्रक्टिव सुझाव है, लेकिन आपकी इस कविता ने ये बताया है कि आप जोखिम लेने की तरफ भी जाते हैं। और कवि तो सर कवि, हाँ कवि तो कवि है साहब, और ये बहुत मुझे मतलब ये आपकी मौलिक वृत्ति की तरफ इशारा करती है, और व्यूअर्स को भी बड़ा इसमें मज़ा आया होगा कि सच बात है कि बात सिर्फ है, लेकिन माफ़ कीजिए कल कोई आपसे कहे कि बीजेपी भी बदल रही है, तो वो साहस आप दिखाएंगे कि हाँ बदलती बीजेपी पर। इसी हाँ, कविता में वो भी लिखा गया था, इतिहासों के शिलालेख में कांग्रेस हो सकते हो अगर सुधार नहीं किया तो। बहुत सुंदर, कई बार है, बहुत सुंदर, ये और अप्रिशिएट करने लायक। देश किसी के साथ नहीं है, देश के साथ है, जो देश के साथ रहेगा उसके साथ देश रहेगा। आज आपकी प्रतिबद्धता देश के हितों के साथ, प्रखरता के साथ है, इसलिए देश आपके साथ खड़ा है। मैं अब आपकी प्रभु श्री राम पर केंद्रित कविता की तरफ लौटना चाहूँगा। मेरे मन में ये था कि भगवान श्री राम इस धरती पर, मूल भाव पूज्य राजेश्वरानंद सरस्वती जी, आप राजेश रामायणी जिन्हें कहा जाता है, उनको सुनते सुनते एक भाव मन में आया कि प्रभु इस धरती पर रावण मारने तो नहीं आए थे, और कोई एक लीला करने या किसी की गोद में खेलने भी नहीं आए थे। एक कारण होता तो जैसे अनुसुईया की गोद में आए वैसे कर जाते, या नरसिंह रूप में जैसे आए वैसे 5-5 मिनट के काम थे, कुछ बड़ा करने आए थे। तो पहला खंड उसी भाव में लिखा गया कि हम सदियों से सुनते आए गाथा अनुपम नाम की, भाव सागर की वैतरणी उस 2 अक्षर के नाम की, 4 वेद का सार वही है वो जीवन रस गीता है, मन में लक्ष्य लिए लक्ष्मण है भक्ति स्वरूपा सीता है, 3 लोक और 10 दिशाएं महिमा सारे वर्णों में, अतुलित बल के धाम विराजे हनुमान जी चरणों में, प्रभु ने कैसे की लीलाएं वो तो सबने जानी है, लेकिन हम क्या सीखे उनसे बात मुझे बतलानी है। प्रश्न खड़ा है दशरथ घर ही क्यों आए थे राम जी, प्रश्न खड़ा है शबरी जूठन क्यों खाए थे राम जी, प्रश्न खड़ा है सुविधाओं को क्यों ठुकराया राम ने, चित्रकूट जंगल में चलेंगे और नंगे पैर चलेंगे, चित्रकूट से दंडक वनपथ क्यों अपनाया राम ने, चित्रकूट में ही वनवास कट रहा था तो दंडकारण्य क्यों जाना, वनवास था हो जाता यहीं, पर्णकुटी बन गई थी, सब हो गया था, क्यों जा रहे हैं। चित्रकूट से दंडक वनपथ क्यों अपनाया राम ने, उत्तर से दक्षिण तक पैदल क्यों घूमा था राम ने, अवध की माटी को संग लेकर क्यों चूमा था राम ने, प्रभु ने आकर संबंधों को एक नया अनुबंध दिया, जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। सर इसके मैं प्रसंग भी सुनाता हूँ। बहुत सुंदर, वाह। जिस रिश्ते की जो त्रेता में हुए राम जी, संसार के सारे रिश्ते आज भी एक ही दर्पण में देखे जा रहे हैं। पुत्र कैसा राम जैसा, मित्र कैसा राम जैसा, भाई कैसा राम जैसा, शिष्य कैसा राम जैसा, राजा कैसा राम जैसा, नागरिक कैसा नागरिक कैसा राम जैसा, भक्त कैसा राम जैसा, भगवान कैसा राम जैसा। और किसी ने रावण के कान में पूछ लिया शत्रु कैसा, वो भी मरते मरते बोला राम जैसा। जिस रिश्ते की जो मर्यादा उसको वही प्रबंध दिया। क्या इतना कि रावण को यमलोक ने पहुंचाना था, या भक्तों को दिया हुआ कोई उनका वचन पुराना था। पर भक्तों की झोली तो वो पल में ही भर सकते थे और सीधे लंका में जाकर रावण वध कर सकते थे। पर भाता है प्रभु को जो वो करके हमें दिखाना था, क्योंकि राम को थोड़ा सा हमको भी राम बनाना।
ऐसा क्या है जो ना हासिल हो सके संकल्प से। हाँ, तरीका सौम्य हो पर तेवरों को गर्म रखना, धैर्य रखना, धर्म रखना और आगे कर्म रखना। सावधानी एक है पर बहुत अच्छा, सोच बहुत में अच्छा। ना स्वार्थ रखना, भाव में ना संकुचन हो, दृष्टि में परमार्थ रखना। फिर तो जो तुम ठान लोगे लक्ष्य का संधान होगा, क्योंकि उसको पूर्ण करने साथ में भगवान होगा। बहुत तो सुंदर। धर्म कर्म की एक आपकी रचनाओं में सुमित हमेशा एक ओज, एक तेज प्रतिनिधित्व करता है आपकी हर रचना का। तो जाहिर तौर पर सब पर असर आता है। जैसे एक्टिंग स्कूल्स हैं हमारी भारतीय सिनेमा में, दिलीप कुमार हैं, अमिताभ बच्चन हैं और कई और नामचीन अभिनेता हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं, इरफान खान हैं। आप कवियों के किस कवि से आपने ये जो ओज, तेज और राष्ट्रभक्ति का एक मर्म आपने ग्रहण किया? क्या दिनकर को पढ़ा आपने जी? सर सच पूछेंगे तो मैं कवियों को मैंने बाद में पढ़ा, मैंने पहले प्रचारकों का जीवन पढ़ा है। यही अंतर है पूरे देश में विभिन्न कवि। मैं अध्ययन से नहीं, मैं लोगों के जीवन अध्ययन से कवि बना हूँ। मुझे सौभाग्य रहा है कि मुझे ऐसे देवतुल्य प्रचारकों के सानिध्य में काम करने का अवसर मिला है, जिनके बारे में मेरी श्रद्धा 1% पहले दिन से लेकर आज तक डिग नहीं पाई। तो जो कुछ देश में ऐसा घटता है जो मुझे लगता है इसमें एक बात मुझे देना चाहिए। लड़कियां, अभी लड़कियों को लेकर बड़ी बात चल, अभी मध्य प्रदेश की कई बेटियां गायब हैं, अभी एक मिली। तो स्वच्छंद बात हुई तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी। गलत तुम हो नहीं बेटी, हमें विश्वास है तुम पर। लड़कियां कह रही थी मध्य प्रदेश की, देश की, कि पापा हमने कोई गलती की है जो आप हमें ऐसे टोक रहे हो, रोक रहे हो। हम अक्सर शिकायत होती है सर लोगों बेटियों की कि हमने कोई गलती नहीं की, फिर हमारे ऊपर प्रतिबंध क्यों? लेकिन परिवार लगाता है। तो हमने उन पिताओं की तरफ से कहा कि गलत तुम हो नहीं बेटी, हमें विश्वास है तुम पर, मगर है सावधानी जो शिकायत करनी पड़ती है। ये नसीहत नहीं बेटी, ना तुझे बंधन में रखना है, मगर अनमोल हीरे की हिफाजत करनी पड़ती है। स्वयंवर की प्रथा है हमारे देश में, वर थोपने की नहीं। हम तुलसी से महकाते हैं आंगन, कैक्टस रोपने की नहीं। वर कौन हो तुम्हारा, ये चुनने का तुम्हें अधिकार है। एक पंक्ति में सनातन बताने की कोशिश की, वर कौन हो तुम्हारा, ये चुनने का तुम्हें ही अधिकार है, पर वह कैसा हो ये पिता तय करे, यही संस्कार है। बस इस रेखा को पिता समझ जाएं और बेटियां समझ जाएं तो कहीं द्वंद्व नहीं होगा। तो जो समाज में आवश्यकता है वो मैंने माँ सरस्वती से मांगा, वही लिखने की कोशिश की। लिखते समय तालियां मिलेंगी और पैसा मिलेगा, ये उद्देश्य ही नहीं रहा। मिला यद्यपि बहुत कुछ, लेकिन उद्देश्य लेकर के अक्सर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। हाँ। देश को क्या जरूरत है इस माहौल में, उस बात को लेकर के मैं बीच में आया। जी। इस दौरान हमें ये भी पता है कि बीजेपी में भी आपका मन था और कुछ हमें ऐसा भी पता चला कि बहुत सारे अवरोध भी खड़े किए गए, जो बहुत स्वाभाविक है, उसमें कोई चौंकने वाली या कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक कवि हृदय लिए हुए एक युवक जब आता है, जिसकी सोच संघ के बहुत ही प्रेरणादायी प्रचारकों के साथ जिसका जीवन बीता है, और जब वो बीजेपी की राजनीति की इन गलियों में कदम रखता है तो उसे समझ आता है कि प्रचारकों की दुनिया और बीजेपी की दुनिया, ये दो अलग दुनिया है। सर आपने पूछा था कविता में कौन प्रेरणादायी था, तो कवि जो दिखाई देते हैं उनमें कोई नहीं था। अटल जी से प्रेरित होकर के कविता भी लिखी और उन्हीं से प्रेरित होकर के राजनीति में आया था। और आया भी राजनीति में तो उद्देश्य कुछ पाना नहीं था, क्योंकि अटल जी के विचारों को भरपूर सुना था और फिर मोदी जी को सुना। शिवराज जी ने की जो सरलता थी उसने बड़ा मुझे बहुत प्रभावित किया। एक मुख्यमंत्री रहते हुए जो बड़े निकट जाकर के भी मैं देखता था, वॉच करता था। कवि की दृष्टि में थोड़ी कई चीज़ें एक्स्ट्रा आ जाती हैं सामान्य मनुष्य, तो वो ऐसे लोगों को मैं देखता था कि राजनीति वास्तव में अपना जीवन सफल करने के लिए है और वह किसी पद की मोहताज नहीं है। ये बात विचार में आ गई थी इन बड़े लोगों की कृपा से। तो नई असफलताएं भी आई या कहीं तिरस्कार हुआ या स्वीकार नहीं किया गया किसी व्यवस्था के लिए या किसी करके, तो क्षणिक भी उसका मुझे अफसोस होता नहीं है, कष्ट आता नहीं, क्योंकि जीवन सफल हो ही रहा है किसी ना किसी रूप में। और मैं उन लोगों को देख करके थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी होता हूँ जो कहते हैं हम राजनीति जनसेवा के लिए कर रहे हैं और टिकट नहीं मिला तो रो रहे हैं। तो सेवक रोता है क्या? तो जिस रूप में उस रूप में सेवा करिए। आपने लाडली बहना पर भी कविता लिखी है और उसको बड़ा अच्छा प्रतिसाद मिला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब उसी छवि को लेकर जब जाते हैं अपनी बहनों के बीच में,
तो उनको भी वही प्रेम मिलता है और जो शिवराज जी को मिलता रहा। और उनका कमिटमेंट ये भी है कि मैं दिवाली तक इस राशि को बढ़ा दूंगा। रक्षाबंधन से 1500 रुपये ये राशि हो गई। और जब हम ये बात कर रहे हैं तो खबर ये भी है कि हरियाणा सरकार ने भी लाडो बहना और 2100 रुपये की राशि देने की योजना लागू कर दी है। यानी ये योजना महिलाओं के और आधी आबादी के हृदय को छू गई और इसने कहीं ना कहीं एक ऐसा परिवर्तन भी किया जो शायद, क्योंकि एक महिला के हाथ में जब कैश जाता है और वो भी वंचित वर्ग की महिला के हाथ में, बहुत कुछ बदलता भी है। तो आपकी इस कविता की कुछ पंक्ति हम जरूर सुनना चाहेंगे। पानी कहाँ से लाते हर एक पनघट रीत गया था, सर पर पानी ढोते ढोते जीवन बीत गया। चुनाव की कविताएं चुनाव में ही विस्मृत मंचों पर तो सुनाई नहीं जाता, तो इतनी याद है। सर पर पानी ढोते ढोते जीवन बीत गया था, पर मेरे दो भाई इसका हल लेकर आए हैं, मेरे अंगने तक सरकारी नल लेकर आए हैं। जो हमने ना सोचा था, बोले मैंने नहीं सोचा था कि कभी आएगा पानी मेरे घर, मैं नल से पानी भरूंगी घर में, मैंने सोचा नहीं था। उस महिला ने कहा हमने ना सोचा था, इन भाइयों ने सोचा, पानी लाकर बहनों की आंखों का पानी पहुंचा, इसीलिए नैया भैया की मझधार नहीं होगी, हम लाडली बहनें कहती हैं सरकार यही होगी। तो परिणाम उस महिला ने बोला, उसको मैंने गीतबद्ध किया। फिर मैंने अन्य युवाओं के मन की बात थी, शिक्षा कर्मियों के मन, उनके साथ क्या होता था मध्य प्रदेश में, क्या हुआ, व्यापारियों के सारे समाज के वर्गों की तरफ से फिर वो बात गीत में निकल करके आई थी। कभी चिंता नहीं होती कि बीजेपी टैग्ड कवि का एक आप पर लेवल है और आपकी तमाम सुंदर और बहुत, क्योंकि मैं जैसा सुन रहा हूँ आपको, तो मैं उसकी एक एक पंक्ति को मैं देख रहा हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि ये एक राष्ट्रधारा का एक प्रखर कवि है जिसको लेबल करना अनुचित होगा। लेकिन आप, ये निर्मम दुनिया है, आपको खारिज करने के लिए आपके आलोचक कहेंगे तो बीजेपी टैग्ड कवि है। लोग ये कहते हैं कि सरकार के पक्ष में कविताएं कर रहा हो, तो हमारी गलती नहीं है इसमें। हम एक विचारधारा के लोग हैं और सारे कवि 100%, एक कवि का मैं चैनल पर बोल करके कोई विवाद तो नहीं करूंगा, ऑफ द रिकॉर्ड आप कभी बताएंगे मैं उनकी आइडियोलॉजी बता दूंगा। सारे लोग कवि विचारशील व्यक्ति और विचारधाराएं कहीं ना कहीं राजनीतिक क्षेत्र को स्पर्श करती हैं, कोई ना कोई बटे हुए हैं सब। तो जो हमसे भाजपाई कह रहे हैं वो या तो वामपंथी हैं या कांग्रेसी हैं या सपाई है। उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से आप निकालेंगे तो वहां से आपको कभी चिंता नहीं होती? कांग्रेस की सरकारें आई तो फिर आती हैं सर सरकारें, हम मैंने कहा ना, देश हित और धर्म हित संस्कृति हित के लिए कवि बनाऊं, उसी के लिए गा रहा हूं ना। उनके वो आए थे अभी 18 महीने के लिए, मैं एक भी किसी कार्यक्रम में नहीं रहा सरकार, और अभी भी नहीं हूँ, अभी भी सरकारी कार्यक्रमों का मोह नहीं है। जनता बुलाती है, जनता सुनती है, जनता तो मैंने कहा ना, देश तो देश के साथ रहेगा। भाजपा की सरकारें नहीं थी तब ज़्यादा राष्ट्रवादी कवियों को सुना जाता था, क्योंकि उस समय माहौल अलग ही था। अभी थोड़ा सा अनुकूलता आ जाती है तो कहते हैं यार हास्य कवि बुलाओ यार, हंसने की बात करते हैं। अभी तो सब ठीक है ना, हम मोदी जी बैठे हैं, योगी जी बैठे हैं, डॉक्टर मोहन यादव जी बैठे हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी की एक बात ने मुझे बड़ा प्रभावित किया, मैं लोगों से सीखता हूँ सर। देखिए, लोगों को लगता है कि कोई व्यक्ति को अचानक से उठा करके बना गए, पर मैं कहता हूँ कि साधना मूल्य ही पुरस्कृत होते हैं। अब वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बने, उनका यही बेटा भोपाल में एक हॉस्टल में रह रहा है। ये राजनीतिक पवित्रता भी जीना बड़ी बात है कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री निवास में रहने का अधिकारी नहीं है, मैं मुख्यमंत्री का दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ रहूंगा, मेरा परिवार उज्जैन में रहेगा या बेटा पढ़ रहा है हॉस्टल में रहेगा। मुझे बड़ा प्रभावित किया। तो ऐसे लोग पुरस्कृत होते हैं। ये एक शैली है, एक संस्कारित आचरण है। मैं किसी में से दोष नहीं देखता, मैं सबके गुण देखने की कोशिश करता हूँ। कि समाप्त करूंगा इस चर्चा को, कोई राष्ट्र धारा की प्रखर कविता आपकी हो, उसकी कुछ पंक्तियां सुनाइए। सर, जो भी हमसे युद्ध लड़ेगा महंगा उसे पड़ेगा। तब जब सेना प्रमुख ने कहा है कल कि भारत का अगला युद्ध समय से पहले हो सकता है, तो एक आह्वान की 4 पंक्तियां मैं पढ़ देता हूं कंक्लूजन में, कि जो भी हमसे युद्ध लड़ेगा महंगा उसे पड़ेगा तब, केवल सैनिक नहीं लड़ेंगे पूरा देश लड़ेगा जब, सैनिक सिकन न आने देंगे भारत माँ के माथे में, पर हम भी अपना धन सौंपेंगे सारा देश के खाते में। कोई बेटा ऐसे भी अपना कर्तव्य निभाए अब, सीमा पर लड़ते सैनिक को ये विश्वास दिलाए अब, उनके बच्चों के सपनों में कमी नहीं होने देंगे, बूढ़ी माँ की आंखों में हम नमी नहीं होने देंगे, बहनें भी राखी बांधेंगी तभी किसी कलाई को, पहली राखी जब भेजेंगी वो सरहद के भाई को।
बच्चे एक विचार सर आया मेरे को इस बार, सरहद के भाई को तो एक राखी भेजिए, आपके मोहल्ले का सिक्योरिटी गार्ड है ना, जो जिससे आप अपील करते हो कि वो आपके बच्चों को भी देखे, आपकी गाड़ी को भी देखे, आपको भी देखे, आपके घर की भी सुरक्षा करे। रक्षाबंधन पे एक राखी उसको भी बांधनी चाहिए लोगों। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। हम भी अपना धन सौंपेंगे सारा देश के खाते में, कोई बेटा ऐसे भी अपना कर्तव्य निभाए। अब सीमा पर लड़ते सैनिक को यह विश्वास दिलाए, अब उनके बच्चों के सपनों में कमी नहीं होने देंगे, बूढ़ी माँ की आंखों में हम नमी नहीं होने देंगे। बहनें भी राखी बांधेंगी तभी किसी कलाई को, पहली राखी जब भेजेंगी वो सरहद के भाई को, बच्चे भी जय हिंद कहेंगे, देश का उन्नत माथा होगा, उस दिन अपना भारत सच में जग का भाग्य विधाता होगा। केवल नारे देशभक्ति का, यहां भी आपको लगेगा कि कवि ने निष्पक्ष होकर के लिखा है, बड़ी नई पंक्तियां हैं कि केवल नारे देशभक्ति का मानक कैसे मान रहे हो, देशभक्ति की परिभाषा का मूल अर्थ पहचान रहे हो, केवल मैं ही देशभक्त हूं इसका इतना दम भरते हो, तो बतलाओ देश के हित में कितने घंटे श्रम करते हो। क्या बात है। तो बतलाओ देश के हित में कितने घंटे श्रम करते हो। जिन लोगों को कोस रहे हो उनसे ही बाजार चल रहे, उन लोगों से अर्थव्यवस्था और सारे व्यापार चल रहे। मेरी बात का अर्थ समझना, ये चिंतन का सही वक्त है। जो जितना श्रमदान करेगा उतना ज्यादा देशभक्त है। इसलिए इस कसौटी पर सब देशभक्त हैं। चीन इसका उदाहरण है। श्रमदान, हालांकि आरोप लगते हैं कि चलिए उस पर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन श्रमदान चाहे वो जापान हो, कोरिया हो, दक्षिण कोरिया हो या यूरोप के चमकते हुए देश हों, श्रमदान एक बहुत, और भारत को इसकी बहुत आवश्यकता है। हम अपने देश प्रेम को वास्तविक रूप में श्रमदान के जरिए ही दिखा सकते हैं। बहुत शुभकामनाएं सुमित ओरछा जी। अगली बार पॉडकास्ट में एक और अतिथि को लेकर हम आएंगे। अनुमति दीजिए।